आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन स्वीकार करें। शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघ द्वारा निर्धारित थीम है मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस, यानी कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। ये थीम लोगों, संगठनों और समुदायों के लाभ के लिए कार्यस्थल में मानसिक स्वास्थ्य और भलाई को संबोधित करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। आइए इस विषय पर और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं डॉक्टर मीना चंद्रा से, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, हेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ, डॉक्टर RML हॉस्पिटल। आपसे बात कर रही हैं सीमा आर्या। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले तो आप यही बताइए कि एक हंसता खेलता इंसान किस तरह से इतना ज्यादा जिंदगी से निराश हो जाता है कि खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर सकता है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम जब आत्महत्या होती है, हमें इसकी खबर मिलती है तो हम सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, है ना। लेकिन ये एक प्रक्रिया है, एक दिन में नहीं होती। लेकिन इसके जो संकेत मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं लाल झंडे, रेड फ्लैग्स, कई बार हम उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बाद में सोचते हैं कि हाँ, उसने ऐसे कुछ कहा तो था, वो थोड़ा परेशान तो था, वो दुखी दुखी रहता था, है ना। तो बाद में हमें लगता है, लेकिन जिस समय व्यक्ति तनाव से गुजर रहा है या स्ट्रेस से गुजर रहा है या उसे कोई मानसिक रोग है, उस समय हम नहीं समझ पाते कि इसका अगला कदम क्या होगा। कई बार हम झिझक ही कर जाते हैं, अरे हम नहीं पूछेंगे, वो क्या सोचेगा, ऐसे तो नहीं पूछा जाता। अरे जब इतनी बड़ी घटना हो जाएगी तब पूछेंगे क्या? क्योंकि आत्महत्या मानसिक वेदना, मानसिक स्वास्थ्य ना होने का एक बहुत ही संगीन इंडिकेटर है। लेकिन ज्यादातर अगर कोई मानसिक रोग हो, बहुत ज्यादा तनाव हो, डिप्रेशन की बीमारी हो या स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी हो या कोई नशे की लत हो, कई बार हालात बहुत खराब होते हैं, जैसे कर्जा हो गया, घरेलू हिंसा, कोई रास्ता नजर ना आए, ना उम्मीदी हो जाए, पूरी निराशा हो जाए, एग्जाम में नंबर कम आए या प्रेम प्रसंग बीच में ही टूट गया, तो बहाने बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन हमें तो रोकथाम की बात करनी है, तो कारण कोई भी हो, लेकिन हम इस चरम सीमा तक ना पहुंचे कि हम आत्महत्या के बारे में सोचें या उसकी हम योजना बनाएं या उसको हम कार्यान्वित कर दें। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ इसके साथ गड़बड़ है। दोनों बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं नहीं जीना चाहता, मर जाए तो अच्छा है, लेकिन हम कई बार उस बात पे ध्यान नहीं देते। हम सोचते परेशान है ना, इसलिए कह रहा है। हम ये नहीं सोच पाते कि इसके बाद ये आत्महत्या करने की सोच रहा है। तो एक तो डायरेक्ट संकेत मिलते हैं सीधे सीधे, लेकिन हम उसको नहीं पकड़ पाते। कई बार इनडायरेक्ट संकेत मिलते हैं कि कोई स्त्री कह सकती है कि आप मेरे बच्चों का ख्याल रख लोगे ना, है ना। हाँ, जो ऐसी बातें होती हैं इमोशनल। हाँ, इमोशनल। कई बार इनडायरेक्ट संकेत मिलते हैं जो हम बाद में सोचते हैं कि उसका पर्याय ये था, उसने ये सोच के ये बात बोली होगी, लेकिन क्षण में नहीं पता चलता। जो डिप्रेशन के मरीज हैं उसमें आत्महत्या करने की जो दर है वो ज्यादा होती है। बाकी लोगों में भी होती है, लेकिन डिप्रेशन के मरीजों में ज्यादा होती है। और डिप्रेशन का इलाज संभव है, किसी भी मानसिक रोग विशेषज्ञ से आप मिल सकते हैं। दिल्ली और आसपास तो सब सरकारी संस्थानों में मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। आप झिझक ना कीजिए। जो भी आप या आपके परिवार का या आपके सगे संबंधी या पड़ोस में जो भी व्यक्ति है जिसको डिप्रेशन का मर्ज लगता है, एक बार कंसल्टेशन लीजिए। कई बार हम झिझक कर जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, या हम सोचने बैठते हैं कि अगर डिप्रेशन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो अगर नहीं हुआ तो डॉक्टर आपको बता देंगे कि डिप्रेशन नहीं है या कोई और तकलीफ है ना। लेकिन हमेशा आपने कंसल्टेशन लेनी चाहिए और जो भी इलाज है उसको जैसा बताया है वैसा करना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई और जरूरी बात भी है, क्योंकि जब तक हम समस्या का समाधान करने के लिए कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो समस्या ठीक कैसे होगी। भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग जल्दी निराश हो जाते हैं और निराशा दूर करने के लिए दिनचर्या में क्या क्या बदलाव करें, एंजाइटी दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात की कि जो आज की जिंदगी है जिसे हम रैट रेस कहते हैं अंग्रेजी में, चूहों की दौड़ है शायद, जिसमें हम सब भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं।
इसमें एकाकी महसूस होना लाजमी है। जैसे कहते हैं भीड़ में भी हम अकेले हैं, है ना। तो आप सबसे मिल के रहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो परिवार है, आपके दोस्त हैं, आपके कार्यस्थल पे जो सहयोगी हैं, पड़ोस हैं, रिश्तेदार हैं, तो मिलना जुलना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपका दुख आधा हो जाता है, शायद आधे से भी कम हो जाता है जब हम बांट लेते हैं, है ना। और अपने दुख, अपनी खुशियां जब हम शेयर करते हैं तो दूसरे भी अपने दुख और खुशी शेयर करते हैं और हम एक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। फिर हम अपने आप को अकेला नहीं समझते, चाहे हम अकेले रहते हो। तो आजकल तो कम्युनिकेशन के साधन बहुत है ना। आप मेल पे भी कर सकते हैं, या सोशल मीडिया पे भी, या फोन पे भी, या चिट्ठी भी लिख सकते हैं, या मैसेज भेज सकते हैं, मिल भी सकते हैं। तो इतना तरीका है जुड़ने का, और फिर लोग अलग थलग है ना। बिल्कुल। तो साधन अगर हैं तो उनका इस्तेमाल कीजिए, अच्छी दिनचर्या रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम करना चाहिए। आपका अगर भोजन नपातुला है और बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं, संतुलित आहार है, तो ये सारी चीजें काफी हद तक मदद करती हैं। लेकिन अगर मानसिक रोग है तो मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलें, उपचार कराएं और जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। बिल्कुल। कई बार क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य ऐसी चीज है जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते, ना घर में ना सोसाइटी में, और एक्चुअल में इसको बीमारी समझा ही नहीं जाता इसको। और अगर दूर दराज के क्षेत्रों में कहें तो लोग इसको दूसरी चीजों से जोड़ते हैं, लेकिन ये एक बीमारी हो सकती है ये नहीं समझते। तो उसे किस तरीके से उन्हें समझाया जाए कि ये भी एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है। हम इस बात को कहते हैं मेंटल हेल्थ लिटरेसी, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में साक्षरता जी। क्योंकि साक्षरता तो होनी ही चाहिए, और जो किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में साक्षरता कम है और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में साक्षरता नहीं है। तो अगर स्वास्थ्य के बारे में साक्षरता नहीं है तो मानसिक रोगों के बारे में भी जानकारी का अभाव है, दूर दराज के क्षेत्रों में भी, और दिल्ली जैसे महानगर में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो जो मीडिया के हमारे सहयोगी हैं बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं कि जो मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक रोग के बारे में सरल शब्दों में ऐसे प्रोग्राम्स के द्वारा, और टीवी भी है और सोशल मीडिया भी है, तो जानकारी अब पहले से कहीं ज्यादा गति से बढ़ रही है। फिर भी अभी भी गैप्स हैं और लोग गूगल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, झिझक मिटाएं तो किसी भी डॉक्टर से, काउंसलर से पूछ भी सकते हैं। लेकिन ये झिझक जब तक हम अपने मन में नहीं मिटाएंगे तब तक बात बनेगी नहीं। जो घर वाले हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, वो कम से कम बात जहाँ तक बच्चों की है और परिवार के सदस्यों की है, तो वो इस चीज को देख सकते हैं कि जो एक खास इंसान है उसके व्यवहार में क्या तब्दीलियां हैं, या वो क्या अच्छा कर रहा है, क्या अलग कर रहा है। कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं जिससे कि कुछ ये शुबा हो कि हाँ जरूर कुछ इसके साथ प्रॉब्लम है। हाँ, शुबा होता है। अब बहुत सारे संकेत दिखते हैं, सबको दिख जाते हैं, लेकिन हम उसको ना अलग अलग संज्ञा दे देते हैं। कई बार हम परिहास की संज्ञा दे देते हैं, मजाक उड़ा देते हैं। कई बार हम कहते हैं कि कितना आलसी है ना, लेजी है, कि इसलिए ये धीरे कर रहा है, इसलिए नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि ये बहादुर नहीं है, मुश्किलों का सामना नहीं कर पाता, या भाग रहा है, ये पलायन वृत्ति है। हाँ, अपनी जिम्मेदारियों से। हम तो इस उम्र में पता नहीं क्या क्या कर लेते थे। कई बार हम ये सोचते हैं कि जो ये व्यक्ति है ये संजीदा नहीं है, सीरियस नहीं है, ये तो ऐसे ही छोटी छोटी बातों की परेशानियां हमारे पास लेके आ जाता है, अपने आप क्यों नहीं ये जिंदगी का सामना कर सकता। कई बार हम ये सोचते हैं सब्र नहीं है, क्या हो गया, छोटी मोटी परेशानी है, ज्यादा भी है तो सब्र करो। कई बार हमें लगता है कि इसमें संघर्ष करने की शक्ति नहीं है। तो हम लोगों के मानसिक रोग के लक्षणों को विशेषणों में बांट देते हैं, विशेषण एडजेक्टिव लगाने शुरू कर देते हैं। शायद इसीलिए लोग शेयर भी नहीं करते हैं दूसरों के साथ, क्योंकि हम इतने जजमेंटल हो जाते हैं, तो लोग शेयर भी नहीं करते, साझा नहीं करते। जो साझा करते हैं उनको जब यही सुनने को मिलता है कि तुम कमजोर हो, तुम संघर्ष नहीं कर सकते, तुम सब्र नहीं कर सकते, तुम बहादुर नहीं हो, तुम में इतनी सारी कमियां हैं, तो व्यक्ति और एकाकी हो जाता है, फिर आगे से वो साझा भी नहीं करता। तो हम अपने मन को थोड़ा संजीदा करें, थोड़ा संवेदनशील करें। अगर कोई अपनी परेशानी साझा कर रहा है या हमें दिख रहा है, कई बार हमारे 2 शब्द ही किसी के जीवन को बदल देते हैं। तो मधुर बोलिए, अच्छा बोलिए, कुछ ना भी बोलिए, लेकिन बुरा नहीं बोलिए।
और वो कहते हैं ना कि कंधे पे एक हाथ काफी होता है, कि अगर कोई परेशान है और इस स्थिति में है कि उसे कुछ सूझ नहीं रहा है, अगर उसे कह दिया जाए कि मैं हूं ना, तो काफी होता है। अगर उसकी नकारात्मक सोच है तो आप सकारात्मक सोच आपकी वाणी में हो, आप अच्छा बोलिए, उसे अच्छे उदाहरण दीजिए, उसके साथ बैठिए, उसकी सुनी लीजिए। कुछ नहीं भी कहना हो ना, सुनने से जो बताता है उसका मन हल्का हो जाता है। उसको विकल्प दीजिए। वो विकल्प नहीं सोच पा रहा, लेकिन आप सही हैं, आप तो मानसिक तौर पे स्वस्थ हैं, तो आप विकल्प दीजिए, कोई विकल्प उसको जच जाएगा। और सब्र तो ऐसी चीज है जो समय के साथ बहुत सारी चीजों को ठीक कर देती है। वक्त ऐसा है, जैसे कहते हैं टाइम इज द बेस्ट हीलर, सबसे अच्छा वैद्य तो समय ही होता है। समय के साथ बहुत परेशानियां ठीक हो जाती हैं। वो क्षण है जिसमें इंसान कमजोर पड़ जाता है, वो क्षण निकल जाए, वो दौर निकल जाए, तो लोग अपनी जिंदगी में वापस शरीक हो जाते हैं, वापस अच्छे से गुजर बसर करते हैं, जैसे कोई ये दौर आया ही नहीं था। बस उस समय हिम्मत देने की, सहयोग देने की, प्यार की, रख रखाव की, इन सब चीजों की जरूरत होती है। और डॉक्टर साहब, अगर जैसे ये परेशानी है, डिप्रेशन है, तो इसके लिए कोई मेडिसिन भी होती है जी, या कोई थेरेपी जिस तरीके से दी जाती है, तो जिससे कि उससे बाहर निकलने में पेशेंट को या जो इससे पीड़ित है उसे कुछ एक रास्ता मिले? बिल्कुल, डिप्रेशन का इलाज तो बहुत सुगम है, सरल भी है, दवाइयां हैं, बहुत तरीके की दवाइयां हैं, और काउंसलिंग भी होती है, वो भी कई तरीके की होती है। दोनों भी करा सकते हैं, डिप्रेशन की दवाई भी करा सकते हैं, काउंसलिंग भी करा सकते हैं। अगर बहुत जरूरी होता है तो हम मरीज को भर्ती भी कर लेते हैं, और भर्ती करके भी इलाज कर लेते हैं। तो इलाज मुश्किल नहीं है इतना, लेकिन रोगी का इलाज के स्थान तक पहुंचना वो मुश्किल है, क्योंकि जानकारी का अभाव है। रोगी स्वयं तो आना नहीं चाहता। क्या ये जेनेटिक भी होता है ये बीमारी? देखिए, अनुवांशिक कारण तो होते हैं। जिन परिवारों में डिप्रेशन है या आत्महत्या है, तो उसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है, खतरा ज्यादा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% है, कि 100% है कि अगर किसी को डिप्रेशन है तो उनकी सब संतानों को डिप्रेशन ही होगा, ऐसा नहीं होता। कोई मानसिक रोग हो सकता है, कोई मानसिक रोग नहीं भी हो सकता है। जैसे कि अगर किसी के मन में ये ख्याल आ रहा है, तो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहां इंसान जुड़ करके अपने मन की बात बता करके, या कुछ ऐसा ऐसे समय में एक बार वो कोशिश कर ले कि भाई उनसे बात हो जाए, तो उसे कोई राह मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए? देखिए, कुछ ना टेलीफोनिक हेल्पलाइंस हैं जी, जिसमें आप टेलीफोन पे बात कर सकते हैं, है ना। तो वो तो एक विकल्प है। काउंसलर्स तो शहरों में तो हर जगह अवेलेबल है, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हर जगह अवेलेबल है। कुछ नहीं तो आप जिनको समझते हैं कि वो विवेकवान हैं, उनसे अपने परिवार में, अपने कार्यस्थल पे बात करनी चाहिए। बात करने की झिझक से बाहर निकल आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। कुछ साल पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था, डिप्रेशन लेट्स टॉक, ये उनका नारा था। और ये मैं हमेशा मानसिक स्वास्थ्य के लिए कहती हूँ कि मेंटल हेल्थ लेट्स टॉक, हम बात करें, संवाद करें, तो हल कई बार अपने आप मिल जाते हैं। जिन हलों के बारे में हम नहीं सोच रहे होते, हम कुंठाओं में जी रहे होते ना, उन कुंठाओं से हम बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर अभी आप सुन रहे थे ये विशेष भेंट वार्ता। हमारी विशेषज्ञ थी डॉक्टर मीना चंद्रा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, हेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ, डॉक्टर RML हॉस्पिटल। आपसे बात की सीमा आर्या ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं, हर साल 12 अक्टूबर को गठिया की बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड आर्थराइटिस डे यानी विश्व गठिया दिवस भी मनाया जाता है। गठिया की बीमारी किस तरह के लोगों के जॉइंट्स को डैमेज करती है और इसका खतरा किन लोगों को ज्यादा है, ये जानकारी दे रही हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ रियूमेटोलॉजी में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार। गठिया से निजात पाना पूरी तरह आपके हाथ में है। अगर आपको गठिया के कोई भी लक्षण हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। और गठिया के लक्षण होते हैं जॉइंट में सूजन आ जाना, लालिमा रहना, कामकाज करने में दर्द होना जॉइंट्स में। इसके अलावा जब सुबह सोकर उठते हैं तो जोड़ों में
जकड़न रहती है जो कि आधे घंटे से ज़्यादा तक महसूस होती है। बाकी के लक्षण गठिया के डिपेंड करते हैं कि गठिया किस बीमारी में हो रहा है, यानी कि गठिया एक लक्षण मात्र है बहुत सारी बीमारियों का। और उन बीमारियों के लक्षण जैसे कि बहुत दिनों तक बुखार आना, बार बार मुंह में छाले हो जाना, अत्यधिक बालों का झड़ना, त्वचा पर लाल चकत्ते आ जाना, धूप में जाने पर सन एक्सपोज्ड पार्ट्स में रैशेस हो जाना, आंखों में आंसू का कम बनना, लार का कम बनना, सर्दियों में उंगलियों का सफेद लाल नीला सा हो जाना, जिसे हम रेनॉल्ड्स फेनोमेना कह देते हैं। इसके अलावा जिस ऑर्गन पर गठिया का असर आता है उसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल दवाओं से गठिया का इलाज पूरी तरह संभव है और बहुत सारी दवाएं इसके इलाज के लिए मौजूद हैं, जिसमें कुछ डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमैटिक ड्रग्स होती हैं जैसे कि मीथोट्रेक्सेट, लेफ्लोनोमाइड एक्सेट्रा, और बायोलॉजिक ड्रग्स अवेलेबल हैं, बायोसिमिलर्स हैं, कुछ टारगेटेड थेरेपीज अवेलेबल हैं जैसे जैक इनहिबिटर्स और स्टेरॉइड्स। पेन किलर्स गठिया का इलाज नहीं है और स्टेरॉइड भी उन लोगों को दिए जाते हैं जिनमें कुछ स्पेसिफिक क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं और इसका जो सेवन है वो कम से कम समय के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अच्छी दवाएं, कारगर दवाएं अवेलेबल हैं मार्केट में जो ज़्यादा इस्तेमाल होनी चाहिए। गठिया का इलाज अगर सही टाइम पर ना किया जाए और सही से ना किया जाए तो दूसरी बीमारियों होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारियां, लकवा मार जाना, इसके अलावा लंग्स में असर आ जाना, इवन यहाँ तक कि जो मरीज है उसकी जो लाइफ स्पैन है वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गठिया जैसी बीमारियों के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाए और जो फिजिशियंस हैं उनमें भी अवेयरनेस इंक्रीज होने की ज़रूरत है। अभी आप वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे। विशेषज्ञ थी डॉक्टर उमा कुमार। आप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में डिपार्टमेंट ऑफ रिमेटोलॉजी में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं। श्रोताओं, विश्व दृष्टि दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ये एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अंधापन और दृष्टि बाधिता की ओर ध्यान आकृष्ट करना है। आइए सुनते हैं इस दिवस पर और अधिक जानकारी। हमें बता रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ओम प्रकाश। नमस्कार। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता चलना चाहिए कि क्या मेरी नज़र ठीक है या नहीं, क्या 6/6 है या नहीं। उसका सिंपल सा तरीका है, आप घर पे या तो टीवी है या कोई कैलेंडर है, उसमें डिफरेंट साइज़ के लेटर्स होते हैं, एक आंख बंद करिए और देखिए क्या आपको उस आंख से वो लेटर पढ़ा जा रहा है या नहीं। इसी तरह से फिर दूसरी आंख को चेक करिए। यदि आपको लग रहा है मेरे को तो दिख नहीं रहा लेकिन मेरे भाई बहन माता पिता को तो दिख रहा है, तो उस संदर्भ में आपको फिर अपनी आंख की जांच करवाना है। आपको डॉक्टर के पास जाना है, हो सकता है वो दवाई डाल के जांच करे और ये पता सुनिश्चित करेगा कि कहीं आपके पर्दे पे तो प्रॉब्लम नहीं है या सिंपल आपको चश्मे की जरूरत है। तो आंख की जांच कराना जरूरी है। ये हुई पहली बात। दूसरा है, आजकल जो है वर्क फ्रॉम होम, या अधिकतर हम अपने मोबाइल से जुड़े रहते हैं या सेल फोन से जुड़े रहते हैं या पाम टॉप होता है या लैपटॉप होता है। उसमें क्या होता है कि हम एक टकटकी बांध के इन इल्यूमिनेटेड मॉनिटर्स को देखते रहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमारा नेचुरली ब्लिंकिंग रेट होता है करीब 30 से 35 सेकेंड नेचुरली ब्रेन कंट्रोल करता है। उसका काम होता है जो टीयर फिल्म होती है सबसे भारी परत, उसको वो कॉर्निया पे रीसरफेस करता रहता है जिससे हमारी आंखों को ड्राइनेस का शिकार ना होना पड़े। लेकिन जब हम ये मोबाइल सेल फोन देखते हैं, खासकर रात को अंधेरा करके देखते हैं, तो वो हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक हो जाता है। और ख़ासकर जो मेरे भाई बहन हैं जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनको तो ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। फिर क्या होता है, वो डॉक्टर उसको आर्टिफिशियल टीयर दे देता है। कुछ महंगी भी हैं, कुछ सस्ती भी हैं, लेकिन उसका एक मूल मंत्र मैं आपको बताना चाहूँगा, 20-20-20। ये 20-20 क्या है? इसको कहते हैं कि हर एक 20 मिनट के बाद आपको 20 फीट दूर देखना है और अपनी आंखों को 20 सेकंड के लिए, और इस 20 सेकंड में आपको जानबूझ के अपनी आंखों को ब्लिंक करना है। तो ये हुआ फार्मूला 20-20-20।
फिर एक होता है हमारे अंदर एक कमी आ गई है आउटडोर इनएक्टिविटी, हम बाहर जाते ही नहीं है, बच्चे भी नहीं जाते। आउटडोर एक्टिविटी जो हम करते हैं तो हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है, इसे कहते हैं डोपामिन, मेलेटोनिन। यदि हम नहीं करते हैं आउटडोर एक्टिविटी तो ये शरीर में कम होने लगता है और इसका हमारे आंखों पे बुरा असर पड़ता है। ये देखा गया है कि ये हार्मोन डोपामिन और मेलेटोनिन यदि नहीं बनेंगे तो उस बच्चे को मायोपिया का शिकार होना पड़ता है। और अंत में मैं कहूँगा कि हमारे डाइट बहुत ज़रूरी है। डाइट के अंदर आंखों के लिए क्या ज़रूरी है? विटामिन ए। हम सभी जानते हैं विटामिन ए ज़रूरी होता है, हमने अपनी कक्षाओं में भी पढ़ा है। तो विटामिन ए कहाँ से मिलेगा? मैं कहूँगा कि रोज़ सभी परिवारजनों को कोई ना कोई हरी सब्जी बनाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, फ्रूट भी बहुत ज़रूरी है हमारी डाइट में, रोज़ कोई ना कोई एक फ्रूट होना चाहिए। इसी तरह से जो नॉनवेज खाते हैं ये विटामिन ए फिश यानी कि मछली और अंडे उसके अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अभी आप डॉक्टर ओम प्रकाश नेत्र विशेषज्ञ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से जानकारी प्राप्त कर रहे थे विश्व दृष्टि दिवस पर। और आइए अब सुनते हैं इसी पर केंद्रित एक भेंटवार्ता, नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नई तकनीक। हमारी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर स्वाति फूलजले। आप नेत्र चिकित्सक हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं खास तौर पर आंखों की? भारत कहीं पे भी नेत्र विज्ञान में दुनिया में कम नहीं है। जो सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड ओवर अवेलेबल है वो हमारे यहाँ भी अवेलेबल है, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है। जैसे कि आपने पूछा शालिनी जी कि क्या क्या बीमारियां होती है कॉमन, तो मैं आपको बताना चाहूंगी चश्मे की बीमारी है जो काफी कॉमन होती है, और उसके अलावा सफेद मोतियाबिंद होता है, काला मोतियाबिंद होता है, पर्दे की होती है। डायबिटीज का हमारे यहाँ पे इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। इस वजह से डायबिटीज की वजह से जो पर्दे में प्रॉब्लम आती है वो भी काफी कॉमन हो गई है आजकल। बच्चों में अगर ये होता है मान लीजिए मोतियाबिंद, तो अगर इनका सही समय पर इलाज ना हो तो ये एक मतलब बच्चों की रोशनी को कम कर देता है। पर उसको पहचानना उतना ही कठिन होता है क्योंकि छोटा बच्चा ना तो अपनी बात बता सकता है और परिवार में जैसे माता पिता हैं उनको भी सही समझ नहीं आता है कि इसको आंखों की समस्या है और इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें, मतलब घर पे कैसे पहचानें? जी, आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है शालिनी जी, क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को, एक तो जब वो पैदा होता है तो नॉर्मली 1-1.5 महीने के बाद वो चीजों को देखना शुरू कर देता है, तो आप ये जरूर देखें कि अपने बच्चों के सामने कोई खिलौना या खुद भी जाए तो आप देखें कि क्या वो आपकी तरफ देख रहा है, क्या वो रोशनी की तरफ देख रहा है। अगर आप कोई चीज घुमाते हैं इधर उधर तो क्या वो उसको फॉलो करता है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये देखें कि बच्चों के आंखों में कोई सफेदी तो नहीं दिख रही है, जो बहुत जरूरी है। सफेदी कई बार मोतिया की वजह से होती है, पुतली की प्रॉब्लम की वजह से होती है, या पीछे अगर कोई ट्यूमर हो तो भी सफेदी होती है। तो इनको टाइमली इनका डायग्नोसिस करना और इनका इलाज करना बहुत जरूरी है। तो आंखों में सफेदी तो नहीं है या आंखों में कोई तिरछापन, बहंगापन तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये बहंगापन आया है। तो ये सारे लक्षण होते हैं बच्चों में नजर कम होने के। यानी इस तरह के कुछ अगर लक्षण दिखते हैं तो एक आई स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं और उनका परीक्षण जरूर करवाएं। और जैसे डॉक्टर साहब आपने कार्यक्रम के बिल्कुल आरंभ में बोला था कि हमें गर्व है कि भारत में सभी तकनीक है, सारी जो नेत्र चिकित्सा की आज की डेट में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो अवेलेबल हैं, सक्सेसफुली सारे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप सही समय पर बच्चे को या अगर एडल्ट भी कोई है उसको परेशानी है डॉक्टर के पास जाते हैं तो इलाज संभव है। स्पेशली जैसे मोतिया का इलाज पहले हम बड़ा चीरा लगा के करते थे, अब ये लेजर असिस्टेड होता है, माइक्रोस्कोप के थ्रू किया जाता है, इसलिए इसके कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी काफी कम हो गए। तो सक्सेस रेट ऑफ सर्जरी बढ़ गया है। लेंस हमारे पास एडवांस लेंसेस है, दूर पास दोनों के। तो ये सारी हमारे पास अब ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि पहले नहीं होते थे। और कौन कौन सी ऐसी तकनीक हैं जो अभी विकसित हुई हैं और भारत में अवेलेबल हैं, उपलब्ध है, जिससे कि इलाज किया जा सकता है? जैसे एक मेरे दिमाग में आ रहा है कि आजकल बहुत आम है कि लोग चश्मा जो लग जाता है, आप बता रही हैं बहुत ही कॉमन है, पर उसको हटाने का एक ऑपरेशन करवा रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग करवा रहे हैं। जी। तो ये एक नई तकनीक है क्या?
जी, ये एक नई तकनीक है। पुरानी भी तकनीक थी लेकिन उसमें उतने सक्सेसफुल नहीं होते थे। अब नई तकनीक है, लेजर असिस्टेड तकनीक है, तो रिफ्रैक्टिव सर्जरीज कहते हैं हम उसे। वो काफी सारी तकनीक आती है उसमें, कुछ लेजर से ठीक होती है, कुछ लेंस असिस्टेड होती है। तो इन सब में ये जो नई तकनीक आ गई है इसकी वजह से सक्सेस रेट इम्प्रूव हो गया है। तो पहले जो हम बड़े बड़े मोटे मोटे चश्मे लगाने पड़ते थे या लोग लगाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि हमारा मतलब कॉस्मेटिक इफेक्ट खराब हो जाएगा, तो इन तकनीकों के जरिए हम ये सारी प्रॉब्लम अब सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अब कॉस्मेटिक्स पे भी बात आ चुकी है, क्योंकि पहले एक जरूरत थी। ये बताइए डॉक्टर साहब, अवेयरनेस बहुत आई है, अभी आपने बताया कि लोग आ रहे हैं, पर फिर भी हम ये देखते हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, और खासतौर पर बच्चों में तो बहुत केसेस आंखों की समस्या के बढ़ रहे हैं। इसका क्या कारण आप समझती हैं? देखिए, बच्चों में जो हम देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं वो है बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर होना। रिफ्रैक्टिव एरर को अगर आम भाषा में कहा जाए तो चश्मे का नंबर आना। ये ज्यादातर इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये देखा जा रहा है कि बच्चों ने बाहर खेलना कम कर दिया, स्पेशली इन अर्बन एरिया। गाँव में तो शायद अभी भी बच्चे खेलते हैं और एक्सपोज्ड है। हमारे डिजिटल स्क्रीन का जो यूज है वो बढ़ गया है, लोग मोबाइल पे ज्यादा है, लैपटॉप टैबलेट पे ज्यादा है। इसकी वजह से बच्चों में नंबर आ रहा है और वो बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है। और मैं कहूंगी कि माता पिता इस बात का ध्यान रखें, जितना जरूरी हो उतना ही बच्चों को एक्सपोज कराए मोबाइल और टैबलेट से। जी, बहुत मुश्किल है जैसा आपने कहा, लेकिन हाँ, कोशिश करनी जरूरी है क्योंकि ये उनकी आंखों को भी इफेक्ट कर रहा है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि और कौन कौन सी ऐसी तकनीक विकसित हुई हैं जिनके बारे में आप चाहेंगे कि श्रोता जाने? जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे पहले पर्दे की भी प्रॉब्लम काफी होती थी इंडिया में। कुछ सालों पहले इलाज नहीं हो पाता था इतना ज्यादा, पर अब वो सारा हो सकता है। पर्दों की ऑपरेशन में भी काफी तकनीकी एडवांसमेंट आया है, टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो गई है, सक्सेस रेट इम्प्रूव हो गया है। डायबिटीज की वजह से पर्दे खराब होते हैं, उसके लिए अब लेजर्स अवेलेबल है। लेजर के अलावा हम कहते हैं एंटी VEGF मॉलिक्यूल, जो एक ड्रग होता है। पहले आपको सिर्फ सर्जरी करवानी पड़ती थी, पर अब ये ड्रग होता है जिसको आई में इंजेक्ट कर देते हैं इंजेक्शन के द्वारा, तो उससे भी काफी कुछ प्रॉब्लम पर्दे की सॉल्व हो जाती है। फिर ROP जैसा भी है, वो भी काफी मतलब जो प्री मैच्योर बच्चों में देखा जाता है कि हमारी जो सर्जरीज की क्वालिटी है वो बढ़ गई है, तो इन बच्चों की भी साइट कुछ हद तक बचाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, कॉर्निया ट्रांसप्लांट, ये बहुत हम सुनते हैं कि ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए, तो इस तकनीक में भी कुछ सुधार आया है? बहुत ज्यादा, क्योंकि आई एम ग्लैड कि आपने ये क्वेश्चन पूछा कि इतना ज्यादा सुधार आया है कि पहले जैसे एक कॉर्निया हम एक इंसान में यूज कर पाते थे क्योंकि वो फुल थिकनेस होता था। अब तकनीकी सुधार की वजह से, एडवांसमेंट की वजह से हम उसको अलग अलग 3 अलग अलग लोगों में यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब जो फुल थिकनेस था वो पार्शियल थिकनेस हो गया, तो आगे का हिस्सा किसी और में लगाया, बीच वाला हिस्सा किसी और के लिए यूज किया। अच्छा। तो इस तरीके का भी, या पीछे का जो हिस्सा है वो किसी और में यूज करिए, इस तरीके का भी एडवांसमेंट अवेलेबल है। एक आदमी डोनेट करता है आई तो कई सारे लोगों को एटलीस्ट दो लोगों को तो मिल ही सकता है। हम लगातार डिजिटल स्क्रीन का यूज करें, जिससे टायर्डनेस बहुत हो रहा है आंखों में, ड्राइनेस हो जाता है आंखों में, तो हम एक 20-20-20 एक रूल होता है जो हम कहते हैं, तो एवरी 20 मिनट्स 20 मीटर की दूरी पे देखना है 20 सेकेंड्स के लिए, तो वो उसका पालन करें। तीसरा ये है कि अगर आपकी नजर कम होती है किसी भी वजह से तो प्लीज डॉक्टर को जरूर दिखाएं, उसे इग्नोर ना करें। स्पेशली अगर आपको डायबिटीज जैसे बीमारी है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है काला मोतिया की, तो ये सारी बीमारियां इग्नोर ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करें। धन्यवाद देते हैं डॉक्टर साहब आपको, धन्यवाद स्टूडियो में आए। धन्यवाद शालिनी जी, और धन्यवाद श्रोताओं। नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नई तकनीक। अभी आप डॉक्टर स्वाति फूलजले, नेत्र चिकित्सक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से ली गई ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। इसी के साथ स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत का आज का अंक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।